हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है अशोकास धम्मा पॉलिसी। तो अशोक की धम्मा की नीति क्या थी, इस बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये धम्मा की पॉलिसी को लेकर कौन आया था। तो जो धम्मा की नीति थी उसको लेकर आए थे सम्राट अशोक, जिनको हम द ग्रेट अशोक के नाम से भी जानते हैं। सम्राट अशोक मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जिस मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त के मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे सम्राट अशोक। तो थर्ड रूलर थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रूलर थे ये अपनी डायनेस्टी के। तो मौर्यन डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा पॉपुलर, स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाले भी रूलर थे। तो जो अशोक थे वो उनका जो बर्थ था वो जो है 304 BC में हुआ और उसके बाद 268 BC से लेकर 232 BC तक उनका कार्यकाल चलता रहा। और उसके बाद जो अशोक थे वो अपने यंग एज में ही काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे और उन्होंने बहुत सारी बैटल्स और बहुत सारे मिशन एज अ यंग प्रिंस के तौर पर, राजकुमार के तौर पर ही बहुत सारे मिशंस को जीत लिया था। और जैसे वो राजा बनने के बाद वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते चले गए, एम्बिशियस होते चले गए। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो सम्राट अशोक थे वो अपने 99 भाइयों को मारने के बाद राजा बने थे, जो उनकी महत्वाकांक्षा को, जो उनके एम्बिशियस को दिखाता है कि वो साम्राज्य को लेके कितने ज़्यादा एम्बिशियस थे। और उनके टाइम पर मौर्यन जो डायनेस्टी, जो मगध एम्पायर था, वो पीकेस्ट फॉर्म पे था। मौर्यन डायनेस्टी के कार्यकाल को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंड कर दिया था उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर दिया था मगध एम्पायर का मौर्यन डायनेस्टी में होते हुए। अशोका की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कलिंग के वॉर के दौरान, जो कि 262 से 261 BC के टाइम पर हुई। इस वॉर में इतना ज़्यादा लॉस हुआ, काफ़ी सारी मौतें हुई, हत्याएं हुई, जिसको देखकर अशोक काफ़ी ज़्यादा बदल गया और उसको लगा कि ऐसे साम्राज्य के ऊपर राज करने कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर सिर्फ लाशें हों। तो जो भी ह्यूमन लॉस हुआ था उससे बहुत ज़्यादा सैड था, परेशान था अशोक। जिसके बाद अशोका ने हमेशा के लिए जो वायलेंस की पॉलिसी थी, वॉर की पॉलिसी थी, उसको गिव अप करने का फैसला किया और यहीं से उसने जो है एक नए रिलीजन की शुरुआत की, नए रिलीजन को फॉलो किया। शुरुआत तो नहीं की, वो था बुद्धिज़्म। तो ग्रेट अशोका ने क्या किया, उस वक्त बुद्धिस्ट गुरु थे एक मोगालीपुट्टा तिस्सा, उनको अपना रिलीजियस गुरु बनाया। जिसके बाद उसने बुद्धिज़्म को फॉलो किया और एक्सपेंड भी किया अपने साम्राज्य के अंदर। और यहीं से उसने धम्मा की नीति को एक्सपेंड करना और धम्मा की नीति को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं कि धम्मा की नीति होती क्या है। तो सबसे पहले लोगों की जो गलतफहमी है कि धम्मा एक रिलीजियस पॉलिसी थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धम्मा की नीति कोई धार्मिक नीति नहीं थी, बल्कि जो धम्मा की पॉलिसी थी वो कुछ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए गए थे, समाज के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे, जिसका पर्पस बहुत सिंपल था। इसका पर्पस था कुछ ऐसे नियम कानून जिससे कि सब्जेक्ट्स का वेलफेयर, जो सम्राट अशोक था उसकी प्रजा की भलाई की जा सके, उसके लिए धम्मा की पॉलिसी को बनाया गया था। और इन पॉलिसी को किसी भी धर्म के लोग या किसी भी जाति के लोग या किसी भी रीति रिवाज के लोग उसको आराम से फॉलो कर सकते थे। अब अगला सवाल उठता है कि इन धम्मा की पॉलिसी को प्रमोट कैसे किया गया। तो प्रमोट करने के दो तरीके थे, दो सिंपल तरीके थे जिससे सम्राट अशोक ने धम्मा की पॉलिसी को प्रमोट किया अपने साम्राज्य के अंदर। सबसे पहला तरीका क्या था? सबसे पहला तरीका था इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस कहाँ पर लिखे जाते थे? पत्थरों पे, पहाड़ों पे, केव्स में, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर जो कि जहाँ पर लोग भी काफ़ी सारे आते जाते हैं, और दूसरा वो जगह जो सरफेस है काफ़ी स्ट्रांग और लंबे टाइम तक चलता रहे। तो पहाड़ हो गए, पिलर्स हो गए, ये कई हज़ारों साल तक चलते रहते हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस उन्हीं के ऊपर लिखवाए गए थे, तो जितने भी लोग थे या जितनी भविष्य की पीढ़ियाँ थी वो उनको पढ़ सकती थी और समझ सकती थी, जान सकती थी कि धम्मा की पॉलिसी होती क्या है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट उनका तरीका था, सम्राट अशोक ने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर रखा था। खास तौर पर इन ऑफिशियल्स का काम सिर्फ यही होता था कि धम्मा की पॉलिसी को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपेंड किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। और ये जो स्पेशल अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते थे इनको हम धम्मा महामत्ता के नाम से जानते हैं। तो काम इनका यही था
कि न सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि इंडिया से बाहर भी बहुत सारे देशों में गए और इन्होंने धम्मा की पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। अब ये प्रमोट भी क्यों हो रहा था कि धम्मा की पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा सरल, आसान और अट्रैक्टिव थी, इसलिए लोगों को काफ़ी बेहतर लगी और लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आगे हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएगी। तो आप जिस भी क्लास में या जिस भी सेमेस्टर में हैं आप उसके अकॉर्डिंगली आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की धम्मा की पॉलिसी की। तो सबसे पहला है कि उदारवाद होना, थोड़ा सा उदार बनना और एगोइज्म को मतलब अहंकार को साइड रख के थोड़ा सा उदार बनना, लोगों के लिए अपने नैतिक चरित्र को अपग्रेड करना, बढ़ा के रखना, बेहतर करना अपने नैतिक चरित्र को। तीसरा है अपनी मर्जी को, अपने ऐशो आराम को, अपने प्लेजर को साइड रख के प्रजा के बारे में सोचना, उसके वेलबींग के बारे में सोचना। चौथा है हर हालत के अंदर सच बोलना और सच का साथ देना। पांचवा है टू बी जेंटल एंड काइंड, हर हालत में आप जेंटल रहेंगे और दूसरों के लिए दयावान रहेंगे। छठा है टू लीड अ हम्बल लाइफ, एक हम्बल लाइफ जिएंगे जिससे कि आप अपने प्रजा के लोगों को इंस्पायर कर सकें। सातवां है सभी तरीके की हेटर्ड से, सभी तरीके की नफरत से अपने आप को फ्री करना, आज़ाद रखना, मतलब किसी से भी नफरत ना करना। आठवां और सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन वायलेंस, अहिंसा की नीति को फॉलो करना। नौवां है पेशेंस रखना, हमेशा धैर्यवान रखना हर सिचुएशन के अंदर। और 10वां है पब्लिक ओपिनियन को, जो उसकी प्रजा है वो जो भी उसका ओपिनियन है उसको समझना और किसी भी हालत के अंदर शांति को स्थापित करना। तो ये 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं धम्मा की नीति के। आगे बात करते हैं कि जो धम्मा की पॉलिसी थी उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला अशोका की नीति के ऊपर। अशोका क्योंकि राजा था तो उसकी जो पॉलिसीज़ थी अपने इस राजपाट को चलाने की, डेफिनेटली उसके ऊपर भी धम्मा की नीति का बहुत बड़ा प्रभाव था, बुद्धिज़्म का भी काफ़ी बड़ा प्रभाव था। तो धम्मा की पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा उसकी बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उसने यही किया कि जो जितने भी स्लेव्स थे और उन सभी को लिबरल करने की बात की, उन सभी को एजुकेटेड, उदार दिखाने की, उनके साथ मानवीय व्यवहार करने की बात की गई। और उसके अलावा नॉन वायलेंस का वो प्रमोटर था, क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर धम्मा की नीति का सबसे बेस और आधार ही यही था नॉन वायलेंस। इसलिए उसने क्या किया, जितने भी एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे, जानवरों की बलि दी जाती थी, उन सबको बैन कर दिया। और ना सिर्फ बैन किया बल्कि उसने एग्जाम्पल भी सेट किया प्योर वेजिटेरियनिज्म का, तो शुद्ध शाकाहारी था, तो उसी चीज़ को उसने प्रमोट भी किया। और उसके अलावा जितने भी उसके समाज के अंदर, जिस साम्राज्य के अंदर एल्डर्स थे, टीचर्स थे, उन सबको रिगार्ड दिया गया, रेस्पेक्ट दिया गया। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे सोशल वेलफेयर के काम किए, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस, उसने फांसी की सज़ा को, मौत की सज़ा जितनी भी साम्राज्य के अंदर होती थी उन सबको ख़त्म करने के लिए बात की। और जितने भी फालतू के रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस थे, धार्मिक रीति रिवाज जो कि अंधविश्वास पे टिके हुए थे, उन सबको ख़त्म करने की बात की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सम्राट अशोक था उसने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स भी बनवाए जो ना सिर्फ इंसानों के लिए थे ही थे, उसके अलावा इंसानों के अलावा बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स की शुरुआत कराई सम्राट अशोक ने। तो ये सारे जो है अशोका की जो है उसके राजपाट के ऊपर प्रभाव देखने को मिले धम्मा की नीति की। तो पूरा टॉपिक था धम्मा की नीति के बारे में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।